हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वर्ल्ड में। आज हम जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझ चुके हैं और अब हम सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। सौर मंडल क्या है, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी संकल्पना किसने दिया, इसकी क्या थ्योरी है, तो इसके उत्पत्ति के सिद्धांत किसने दिया, तो ये सब हम समझेंगे। तो ग्रहों, इस सौर मंडल क्या है, तो सूर्य के आसपास जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं, वो इसका जो चक्कर लगा रहे हैं, यही सौर मंडल है। ठीक, तो बहुत कुछ हमें परिभाषा की तरफ नहीं, जनरली हम किताबी परिभाषा नहीं, स्वयं की परिभाषा की हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे हमको इसकी परिभाषा बनानी है। तो ज़्यादा हमें समझने पे ध्यान देना है, ना कि रटने पर। तो ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई इसको समझते हैं। तो ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में जो है सबसे पहले कास्ते द बफन ने परिभाषा दी थी। उन्होंने 1749 में सबसे पहले ग्रहों के संबंध में बताया था। उसके बाद कई सारे ऐसे खगोलविद आए जिन्होंने इस पर चर्चा की। जैसे ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में 3 परिभाषा है, 3 थ्योरी है जिसको हम जानेंगे। तो देखिए, वैसे तो 2 प्रकार की हम मानते हैं, मगर वो 3 थ्योरी इसमें होता है। देखिए कैसे कि पहला है अद्वैतवादी सिद्धांत यानी थ्योरी, और उसके बाद है द्वैतवादी। ठीक, अब इसी में हम देखेंगे तो इसमें इसको कहते हैं मोनिस्टिक अप्रोच या मोनिस्टिक थ्योरी। तो इसमें मोनोस्टार थ्योरी है। कौन सा है? मोनोस्टार। ये है मोनोस्टार थ्योरी, मोनोस्टार थ्योरी। ठीक, इसमें 2 लोगों की परिभाषा है। किसकी? 2 लोगों की। एक है कांट महोदय और दूसरे लाप्लास हैं, लाप्लास। तो कांट ने क्या बात कही है अपने मोनोस्टिक अप्रोच में? उन्होंने कहा कि जो सूर्य है, सूर्य तप्त है और सूर्य से ही जो है, सूर्य से ही ये जो सूर्य है, इसी से अन्य ग्रह क्या किए, ये जब राउंड कर रहा था तो इससे अन्य ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक, अन्य ग्रहों का निर्माण हो गया, कांट महोदय ने कहा। देखिए, कुछ थ्योरी है जो इस थ्योरी को, ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत को सिद्ध करता है, और कुछ है जो नहीं करता है। उसमें 4 लोग ऐसे हैं जिनकी थ्योरी जो है स्पष्ट नहीं हुई, या जिनकी थ्योरी से पता नहीं चला कि ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। ठीक, मगर एक लोग ऐसे हैं जिनका सिद्धांत ये सिद्ध करता है जो ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। तो वह किसका सिद्धांत है? वो लिरिटन का सिद्धांत है। 5 लोगों का सिद्धांत जो है हम पढ़ेंगे। पहला कांट का है, दूसरा है आपका लाप्लास का, तीसरा चैम्बरलिन का, और चौथा है जीन्स महोदय का, जीन्स जेफरिन, और 5वां है लिरिटन। इनके सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, जिसमें लिरिटन का सिद्धांत ही माना गया जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में माना गया कि ग्रहों की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी। ठीक है, उन्हीं का, मगर इनका सिद्धांत भी पढ़ लेना आवश्यक है। तो बताते सब चल रहे हैं, बाकी आगे देखेंगे। तो इन्होंने कहा, कांट महोदय ने, कि इसी सूर्य से ही जो है ये सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। मगर लोगों ने फिर पूछा, बाकी अन्य जो खगोलविद थे या और लोग, इनसे पूछे कि कैसे आखिर ये अलग हुए हैं। चलिए ठीक है, हम मान लिए अलग हुए हैं, मगर इनका जो गुण धर्म है ये तो मिल ही नहीं रहा है इससे, इसका कैरेक्टर तो मिल ही नहीं रहा है। तो कैसे मान लें सूर्य से ही अलग हुए हैं? सूर्य हाइड्रोजन हीलियम से बना है, इनमें अन्य तत्व भी हैं। तो इनके सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। उसके बाद आते हैं लाप्लास महोदय। ये सब मोनोस्टार थ्योरी है, इसमें बता रहे हैं हम। लाप्लास महोदय ने कहा, इन्होंने थोड़ा आगे और बताया। इन्होंने कहा कि इन्हीं की परिभाषा को हमको लगता है दोहरा दिया। जैसे क्या इन्होंने कहा, एक जो है सूर्य था
तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य से क्या हुआ कि जब ये थोड़ा हल्का ठंडा होता है तो इसी के भाग से एक खंड निकलता है ऐसे, ठीक है, इसी के भाग से एक खंड टूट के निकल जाता है। ठीक, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे दर्शा देते हैं, इसी के भाग से एक खंड निकल जाता है और इसी खंड से जो है सारे पृथ्वी तथा अन्य ग्रह बने और जो उपग्रह हैं ये सब बने। तो लोगों ने पूछा कि भाई साहब ठीक है कि आपने कहा कि इसी सूर्य से ही ये ग्रह निकले हुए हैं, मगर इसका तो कैरेक्टर मैच ही नहीं कर रहा है, इसका भी गुणधर्म मैच ही नहीं कर रहा है, तो कैसे मान लें कि सूर्य से ही इन सब ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो इनके भी सिद्धांत को नकार दिया गया, खारिज कर दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले अप्रोच की तरफ। तो अगला अप्रोच है द्वैतवादी। ठीक है, द्वैतवादी अप्रोच है। तो द्वैतवादी अप्रोच में देखिए दो प्रकार का अप्रोच आता है इसमें। एक आता है ड्यूअल स्टार और एक आता है डबल स्टार थ्योरी। ठीक, और इनका क्या था, इनका मोनो स्टार थ्योरी था। कौन सा था? मोनो स्टार थ्योरी। दो लोगों की परिभाषाएं हमने इसमें पढ़ी थी। एक कौन थे? कांट थे। कांट की गैसीय परिकल्पना थी, इनको वायव्य राशि परिकल्पना बोलते हैं। मान लीजिए ये भी पूछ सकता है, वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है, यानी गैसियस परिकल्पना। और ये आपके जो हैं, और ये कांट महोदय के बाद जो है लाप्लास थे, तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी, निहारिका परिकल्पना। ठीक है, इससे इन्होंने बताया था कि वह अन्य ग्रह निकले हुए हैं। अब ड्यूअल स्टार को हम समझ लेते हैं। ड्यूअल स्टार थ्योरी कैसे है? इन्होंने कहा था कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सन है, इसके साथ एक और सन था, एक और सन था एक और स्टार था, सॉरी हम अपने स्टार को सन कहते हैं। एक स्टार था, इसके साथ एक और स्टार था। इस स्टार ने इनके जो इसके बाहरी लेयर में से कुछ हिस्से को तोड़ लिया, तो उससे अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो फिर पूछा गया, इनसे वैज्ञानिकों ने पूछा तथा अन्य लोगों ने डिस्कस जब हुआ तब पूछा गया, इस जो सन है इसका गुणधर्म, इसका जो कैरेक्टर है, ये तो मिल ही नहीं रहा इससे, इस सन से। ठीक, देखिए हमारे जो ग्रह हैं उसके कुछ अवस्था तो ठोसीय है, मतलब सॉरी ठोस है, और कुछ जो है वो गैस है। ठीक है, तो इससे मिलता नहीं है, कुछ में धातु भी है और चट्टान भी है और कुछ पूरी तरह से गैस है, जैसे है ना, बहुत ही हल्का ग्रह है। जो बाहरी ग्रह हैं वो सब हल्के ग्रह हैं, तो इस हिसाब से इसके कैरेक्टर तो मैच ही नहीं होते हैं। दूसरी बात ये पूछा गया, सेकंड बात, कि भाई साहब ठीक है, अगर आपने कहा कोई और स्टार था, उसके गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उसने खींचा और ये सब ग्रह निकल गए, तो बाकी ये स्टार कहाँ गया, कहाँ लुप्त हो गया? तो इस पर वो मौन हो गए, तो इनके भी सिद्धांत को निगलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, समझते जाइएगा। ड्यूअल स्टार का सिद्धांत ये किसने दिया था? ठीक है, देख लीजिए, ड्यूअल स्टार का सिद्धांत दो लोगों ने दिया। ठीक, चलिए यहाँ पे हम आप लिख देते हैं, ड्यूअल स्टार का सिद्धांत दो लोगों ने दिया था। किसने किसने दिया था? एक दिया था चैम्बरलिन महोदय ने, तो ये चैम्बरलिन महोदय का सिद्धांत है। और दूसरा जो दिया था, दूसरा द्वैतवादी सिद्धांत, ये ड्यूअल स्टार थ्योरी दूसरा दिया था किसने? तो दूसरा जीन्स महोदय ने दिया था। किसने? जीन्स, यानी जेम्स जीन्स और जेफरिन, इन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए ये अलग कर देते हैं अभी। तो जीन्स महोदय ने कहा कि दिख रहा होगा, ये एक सन है हमारा। ठीक, इस सन के बगल में एक और सन था, जिसने क्या हुआ, जिसके गुरुत्वाकर्षण ये जो स्टार था, ये स्टार सन के करीब और दूर दोनों जा रहा था, यानी घूम रहा था, तो कभी करीब आ रहा था, कभी दूर जा रहा था। तो करीब आ रहा था तो इसने, जैसे ज्वार भाटा नहीं होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब हमारे पे जो है
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे ज़्यादा पड़ता है तो लहरें ज़्यादा तेज उठती हैं, और जब कम पड़ता है तो कम उठती हैं। इस प्रकार से इन्होंने कहा जब ये स्टार जो है इस सन के पास आ रहा था तो इसके बाहरी लेयर को तेज़ी से खींच रहा था कुछ को, तो बड़ा ज़्यादा खींच लिया, इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इसका लेयर ज़्यादा खींच गया तो उससे बड़े ग्रह बने, और कुछ छोटा खींचा, कुछ छोटा और खींचा, कुछ और बड़ा खींचा। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभाव से कुछ इसके सन से कुछ भाग क्या हुआ, खींचा, जिसके कारण बाद में टूटकर ग्रह बन गया, कोई छोटा कोई बड़ा ग्रह बना। फिर इनसे भी यही पूछा गया कि भाई साहब इसके कैरेक्टर मैच नहीं करते, इसके गुणधर्म मैच नहीं करते, और ना ही तुम ये बता पा रहे हो कि तुम्हारा ये स्टार आया कहाँ और गया कहाँ, तो इस पे भी ये नहीं बता पाए जीन्स महोदय। देखिए सब कॉपी पेस्ट ही चल रहा है, मुझे लग रहा है इनका इसने कॉपी किया और इनका इन्होंने कॉपी किया। हालांकि साइंटिस्ट हम ये नहीं कह सकते कि सब कॉपी पेस्ट करते हैं, जो बड़े बड़े बहुत विद्वान लोग हैं, मगर देखिए इन्होंने कुछ विशेष नहीं दिया, थोड़ा बहुत परिभाषाओं में अंतर है। इन्होंने डायरेक्ट कहा कि खींचा और ग्रह बन गया, इन्होंने कहा थोड़ा पास आया तो बड़े ग्रह बने, थोड़ा दूर से खींचा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगा तो छोटे ग्रह बने। ठीक है, तो यह अप्रोच भी गलत लगता है, यह अप्रोच भी गलत लग रहा है, तो इस अप्रोच को भी खारिज कर दिया, क्योंकि इन्हें स्टार के बारे में और इसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं, तो इसको भी खारिज कर दिया गया। देखिए अब आता है अंतिम परिभाषा। ठीक है, अंतिम परिभाषा किसकी थी? अंतिम परिभाषा जो मैं बताऊंगा, जो प्रासंगिक है, जो माना जा रहा है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत में, वो है लिलिटन महोदय का, जिसको हम द्वैतवादी सिद्धांत ही है। ठीक है, यानी डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, डबल स्टार थ्योरी। इन्होंने कहा कि हमारा देखिए एक सन है और इस सन के पास दो और स्टार थे, दो और स्टार चक्कर लगा रहे थे। देखिए अब दो स्टार मानने के सिद्धांत पर ही है, कोई परिघटना हमने देखा तो है नहीं, तो इनकी बातों को हम मानते हैं, क्योंकि इनकी बात कुछ हद तक 80-90% तक ऐसा लग रहा था कि हाँ ये सही है, तो हम इनकी बात को इसीलिए मानते हैं। डबल स्टार किसने दिया था ये सिद्धांत? तो लिलिटन ने दिया था, लिलिटन। ठीक है, इन्हीं के सिद्धांत को माना गया। इन्होंने कहा कि सन के पास दो और स्टार थे, एक स्टार ये और एक स्टार ये। तो अब आपको पता है कि जब स्टार की फ्यूल ख़त्म होती है तो स्टार का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, और जब स्टार बड़ा हुआ, ठीक है, तो क्या बना? लाल दानव, लाल दानव बना, और लाल दानव बनकर ये विस्फोट हुआ यानी सुपरनोवा बना। सुपरनोवा तो बना तो क्या हुआ? इसके भाग टूट गए, कई सारे विस्फोट हो गया, इसमें विस्फोट हुआ। तो विस्फोट हुआ तो क्या हुआ? ये एक न्यूट्रॉन तारा मैंने बताया था, न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा, अन्य कई तारे विस्फोट में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन है, क्वेसर होता है, पल्सर होता है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला भाग होता है, जो बड़ा वाला एक टुकड़ा है, उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये न्यूट्रॉन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कृष्ण विवर में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या हुआ उसके बाद? जब ये कृष्ण विवर में कन्वर्ट हो गया तो उनका कहना था ये जो ब्लैक होल है, मैंने कहा ब्लैक, आपको पहले बता दिया हूँ कि ब्लैक होल क्या होता है? ऐसा सघन पदार्थ बन जाता है, ऐसा सघन पिंड बन जाता है कि वह किसी भी अगर पिंड में लड़ेगा तो उसको तबाह कर देगा और उसको बर्बाद कर देगा, यानी टुकड़ों टुकड़ों में फट जाएगा। अगर पृथ्वी से भी लड़ता तो पृथ्वी या कोई अन्य ग्रह टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता। तो उन्होंने कहा था कि जब ये दूसरा स्टार ब्लैक होल बना, तो ब्लैक होल बना तो वो जाके इस स्टार में, दूसरे स्टार से टक्कर करता है और इसको भी क्या कर देता है? कई टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक, यानी ना ये स्टार बचा और ना ही ये स्टार बचा। हो सकता है इस स्टार की भी फ्यूल ख़त्म हो गई, उतनी एनर्जी ना रही हो, नहीं तो तारे से लड़ने के बाद तारा बहुत ही विस्फोटक हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इससे लड़ा जब ये, तो ये भी कई टुकड़ों में टूट गया, यानी ना यह स्टार इसकी, ना यह स्टार बचा और ना यह स्टार बचा, दोनों स्टार लड़के आपस में ख़त्म हो गए। अगर आपको ये पूछना है कि बाकी सब, ब्लैक होल तो इतना बड़ा होता है कि अपने गुरुत्वीय शक्ति से इन सबको भी खींच ले, तो भाई साहब ऐसा नहीं हुआ,
क्योंकि ये जो ऐसा हो सकता है कि ये जो स्टार रहे हों वो इसके चक्कर परिक्रमा ऐसे लगा रहे हों तब, और इसके गुरुत्वीय फील्ड में ना पड़े हों और यह जाके इससे टकरा गया हो, ठीक है, और ये सब इधर रहे हों। बाकी इसके आसपास जितने भी अन्य पिंड थे उनको अपने आप में ये समा लिया हो, ठीक। तो ये कई सारे पिंड इसके आसपास, अब जब फोड़ दिया होगा कई सारे पिंड हो गए होंगे। अब इनका यह प्रसंग इसलिए लगता है कि बाकी सब लोगों ने जब इनसे पूछा कि भाई साहब कहाँ गया दूसरा जो है एक स्टार, ये दोनों स्टार कहाँ से आए, तो कहा दोनों स्टार तो थे और एक स्टार ने दूसरे स्टार को टक्कर मार, एक स्टार ब्लैक होल बन गया और दूसरे ब्लैक होल के बाद दूसरे स्टार को उसने टक्कर मारी, दोनों समाप्त हो गया। देखिए इस इनके सिद्धांत में ना प्रश्न बचता है ना उत्तर बचता है, ठीक है। तो इसलिए इनका सिद्धांत ही प्रासंगिक माना गया, अन्य सवाल करने का किसी का कोई इन्होंने मौका ही नहीं दिया कि कहाँ से मौका दें, और ठीक। और ऐसा भी रहा कि जो ये बाकी जो ये न्यूट्रॉन तारा था, यानी जो स्टार ये लाल दानव बना था, यानी जो ब्लैक होल बना था, इस दूसरे तारे के ब्रह्मांड में अन्य जो पिंड टहल रहे हैं उनका अध्ययन किया गया, तो ऐसा पता लगा, ठीक है, कि इन सारे ग्रहों का जो गुणधर्म है वो उससे मिलता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हाँ ऐसे ही उसी किसी ऐसा कोई स्टार रहा होगा जो टूट गया, ठीक है, क्योंकि उन सारे जित पिंडों से इनके कुछ कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिरिटन महोदय का ही सिद्धांत प्रासंगिक माना गया। तो ये 4 सिद्धांत है, एक अद्वैतवादी सिद्धांत, द्वैतवादी सिद्धांत में अद्वैतवादी में मोनोस्टार सिद्धांत है, इसमें कांट की वायव्यराज परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी, और द्वैतवादी परिकल्पना में डुअल स्टार और डबल स्टार। डुअल स्टार में चैम्बरलिन और जीन्स महोदय का था। चैम्बरलिन महोदय ने कहा एक स्टार था जिसके गुरुत्वीय शक्ति से अन्य ग्रह बने, इनको नकार दिया गया, क्योंकि उसके बाद जीन्स महोदय ने कहा एक स्टार था, किसी ने उसका गुरुत्वीय शक्ति से किसी कोई ज़्यादा गुरुत्वीय शक्ति लगा तो बड़ा पिंड बना, और छोटा गुरुत्वीय शक्ति लगा तो छोटा पिंड बना, मगर इसके कैरेक्टर सबके मिल नहीं रहे थे, तो इन सब के थ्योरी को नकार दिया गया। तो इनमें तो स्टार की बात हुई थी, इनमें केवल और केवल कैरेक्टर की बात हुई थी, क्योंकि सारे जो अन्य ग्रह हैं सूर्य से मेल नहीं खाते हैं, ठीक। एक तो यही जो सिद्धांत है वो सबके समझ में आया, इसी सिद्धांत को हम लोग मानते हैं, डबल स्टार थ्योरी लिरिटन महोदय का। आपको समझ में आ ही गया होगा, आगे थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। देखिए ये हमारा सन है, ठीक है। अब इसके आसपास 8 ग्रह हैं, थोड़ा बाकी कल हम पढ़ेंगे। 8 ग्रह हैं और ये सब इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इसी में कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो सबसे किनारे सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? अगर हम निकटता की दृष्टि से देखें तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? क्रम के आधार पर सबसे निकट बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, और ये आपका है मंगल चौथे नंबर का, ये बृहस्पति है, ये आपका बृहस्पति है, और ये आपका अरुण है, सॉरी ये आपका शनि है, इसमें लेयर है, ये अरुण है और ये वरुण है, यानी ये नेपच्यून है, ये यूरेनस है, ये सैटर्न है, ये जुपिटर है, ये मार्स है, ये अर्थ है, ये वीनस है, और ये है आपका मरकरी, ठीक है। इंग्लिश में सबसे नज़दीक के क्रम में कौन है? बुध है, सबसे छोटा ग्रह, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, ठीक है। और पृथ्वी से संबंधित यह ग्रह है, इसी के बराबर। कल इसके बारे में डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो हम ये पहले आपको ये बता दें कि कौन सा ग्रह निकटता के दृष्टिकोण से सबसे क्लोजली बुध है। फिलहाल 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह हुआ करते थे, एक और प्लूटो था, प्लूटो जिसको खोजा गया था 1930 में, मगर इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। IAU ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन जो है, ठीक है, इसने निकाल दिया, खगोलीय संघ ने। क्यों? क्योंकि यह सारे ग्रह जो है अपने अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अपने धुरी पे नाचते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, परंतु यह दूसरे के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। इसी कारण इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया और इसको क्षुद्र ग्रह, इसको क्षुद्र ग्रह की संज्ञा में लाया गया।
चलिए फिलहाल सूर्य को हम पढ़ ही लिए हैं। सूर्य क्या है? सन एक स्टार है, आपको पता है स्टार है, ठीक है। और यह किससे मिला है? हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इसके बाहरी भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। सूर्य से जान लें, कल सूर्य के बाकी एलिमेंट को जानेंगे। इसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। सूर्य का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, नासा ने बताया 5500 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस। सन किससे होता है? संलयन से नाभिकीय संलयन से बनता हुआ, नाभिकीय विखंडन से नहीं, नाभिकीय संलयन से। ये आपको पता है सन के बारे में। सन का जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग, इसको कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। ये कोरोना कब दिखाई देता है? जब चंद्र ग्रहण लगता है तो बाकी चंद्र इसके कुछ भाग को ढक लेता है, तो बाकी इसका भाग दिखाई देता है। इसको डायमंड रिंग बोलते हैं, डायमंड रिंग, ठीक है। इसी को ये कोरोना तब उस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण में आपको दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? चंद्र ग्रहण में, ठीक है। ये कुछ सूर्य से के फैक्ट हो गए, ठीक है, जो अगर आपसे पूछ भी सकता है। सूर्य से रिलेटेड कई सारे फैक्ट हैं, है ना। सूर्य से रिलेटेड ही कई सारे फैक्ट आपसे पूछता है। उसके बाद ग्रहों से रिलेटेड, कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा ग्रह भारी है, कौन सा ग्रह किसके सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाता है, किस रोटेशन कैसे कैसे करता है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ये सब हम इसकी चर्चा कल करेंगे। बाकी आपने ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ लिए, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, आपके लिए आवश्यक भी है। तो अगर अन्य कई चीज़ें हैं, अगर आपको अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। बाकी अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जितना हो सके। आप शेयर करेंगे तो अन्य लोग भी इससे कुछ ना कुछ पाएंगे, अन्य लोग भी सीखेंगे। तो इसलिए आप इस सेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अब देखिए, अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे, अगर नहीं पसंद आएगा तो लाइक नहीं करेंगे, ये तो आपके ऊपर बनता है। मगर हम वीडियो मेहनत से बना रहे हैं और अगर मेरी मेहनत लग रही है, आपको लग रहा है कि हमारा कुछ मेहनत लग रहा है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।